जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आपके पास एक बार उपस्थित हुआ हूँ सीटेट का प्रीवियस ईयर जो कि पेपर वन यानी 1 to 5 क्लास के लिए, और ये 2019 का है। ये आप देखेंगे कि इसमें मैंने पेडागोगी के 30 क्वेश्चन लिए हैं, वो भी डिस्कशन के साथ। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको और उसमें से सारे ऑप्शन को मैं बताते हुए बताऊंगा कि कौन सा आंसर सही होगा, और आप क्वेश्चन से ही पकड़ना सीखेंगे कि कैसे हम बिना डिटेल में अगर नहीं जा रहे हैं तो क्वेश्चन से भी हम कैसे सीख सकते हैं और सही आंसर कर सकते हैं। और इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, क्योंकि ये आपको सीटेट, DSSB, AMRS, सुपर टेट, एस्टेट और ऑल टीचिंग एग्जामों के लिए लाभकारी होंगे। ये क्वेश्चन भले ही सीटेट का हो, लेकिन क्वेश्चन तो टीचिंग के कहाँ से आते हैं? पेडागोगी से आते हैं। तो पेडागोगी का तो एक ही किताब होता है ना, पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो ये सीटेट का आप एग्जाम दें, चाहे DSSB, चाहे AMRS हो या सुपर टेट हो या एस्टेट हो या ऑल टीचिंग एग्जाम हो, पेडागोगी तो होंगे ही ना। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भाग पार्ट 1 यानी भाग 1 में ही था ये वाला, और ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है, और ये क्वेश्चन है 2019 का। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ध्यान से देखिए, भाषा अर्जन यानी भाषा सीखना है और भाषा में विकास करना है, तो सबसे संवेदनशील उनको कहते हैं जिनमें उतार चढ़ाव बहुत तेजी से होता है। यदि कुछ लोग आप ऐसे देखो, जरा सा भी दुख होता है वो रोने लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बर्दाश्त करते हैं। तो पहला वाला जो स्थिति जो तुरंत रोने लगते हैं वो संवेदनशील होते हैं। और अवधि मतलब समयावधि है, समय की बात की जा रही है। तो जन्म पूर्व अवधि, जब बच्चे जन्म लिए ही नहीं है तो उनके अंदर भाषा अर्जन वो माँ के द्वारा ही सुन सकते, जो पेट के अंदर सुनते हैं। जैसे कि अभिमन्यु के केस में हुआ था, अभिमन्यु ने माँ के पेट में ही सुन लिया था चक्रव्यूह को भेदना, लेकिन उनसे बाहर निकलना नहीं सीखा था। तो वही वाली अवधि है जन्म पूर्व अवधि। ये नहीं, ये थोड़ा व्यवहारिक नहीं लगती है। अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये हो सकता है। मध्य बालावस्था, ये भी हो सकता है। किशोरावस्था, ये भी हो सकता है। लेकिन सर्वाधिक संवेदनशील जो है वह है प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब ऐसा क्यों है? प्रारंभिक बाल्यावस्था आप देखिए 2 साल से शुरू हो जाता है, और जब 2 साल से शुरू होता है तो बच्चे लगभग 1.5-2 साल से बोलना प्रारंभ करते, छोटे छोटे शब्द। तो उनमें भाषा अर्जन के लिए और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील स्थिति रहेगी। इससे पहला वाला जो अवस्था रहेगा उसमें उतना बच्चा बोलता नहीं, वो मुस्कुराता है, हंसता है, माँ के देखता है तो पहचान लेता है, ये सब बातें होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग भी मिल सकता है या कोहलबर्ग भी मिल सकता है के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उन्होंने अवस्थाओं को बताया था। तो इनमें से कौन सा है जो कोहलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्था है? तो आप देखिए ऑप्शन को। प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इनमें से जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये वाला सिद्धांत दिया था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास को। कक्षा में परिचर्चा के दौरान, यानी कक्षा में हो रही है चर्चा, और उसी दौरान एक शिक्षक लड़कियों की तुलना कर दिया लड़कों से। क्या किया तुलना? उन्होंने लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दिया, लड़की पर कम ध्यान दिया और लड़का पर ज़्यादा ध्यान दिया। इस तरह के सवाल 100% आते हैं। तो आप देख लीजिए कि मान लीजिए कोई शिक्षक लड़कियों को नहीं मान रहा है या उसको कम मान रहा है, लड़कों को ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो ये तो पक्षपात कर रहा है ना वो। तो और किस तरह का पक्षपात कर रहा है? लड़का और लड़की, ये जेंडर कहलाते हैं। तो जेंडर पक्षपात हुआ इसका आंसर। अगला देखते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब होता है हमारी रूढ़िवादी वाली सोच कि लड़के होशियार होते हैं, लड़कियां मूर्ख होती है, लड़के भारी खेल खेल सकते हैं, फिजिकल गेम जो वजनदार होते हैं लड़कियां नहीं कर सकती है। ये जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है।
एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करना है, इसे कम करना। ये जो अच्छी चीज़ें थोड़ी ना है। कौन कहता है कि लड़के हवाई जहाज ने, लड़कियाँ हवाई जहाज, लड़कियाँ की जो फाइटर प्लेन उड़ा रही है, ट्रेन चला रही है, किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, पहला जो कोडिंग लिखा गया था वो किसी एक लड़की द्वारा लिखा गया था। तो ऐसा हम नहीं मान सकते हैं। तो इसको कम करना निहितार्थ है, बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर हमें कम करना चाहते हैं तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा? तो देखते हैं, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। दूसरा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। अब जेंडर वाले को तो हम कम करना चाह रहे हैं, हम इसे महत्व नहीं दे सकते ना। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, फिर तो आप वही गलती कर रहे हैं। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना यानी लड़के लड़की को अलग अलग खिलाओ, साथ में मत पढ़ाओ, ये तो आप और गलत कर रहे हैं। जेंडर पृथक करने की व्यवस्था करना, ये भी तो गलत है। सारे ऑप्शन से ही तो आपको पता चल गया। तो हमें इस पर क्या करना होगा? चर्चा करना होगा कि ऐसा करना सही नहीं है, इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उन्हें चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? और ऐसा किया था लेओ वाइगोत्स्की ने, है ना। सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत का असर पड़ता है बच्चों के मनोविज्ञान पर, और ये बात कहा था लेओ वाइगोत्स्की ने। उसमें कहा था कि सक्रिय जिज्ञासु के रूप में बच्चे होते हैं। इसका सही उत्तर हो गया लेओ वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है जिगसॉ पहेली को हल करते हुए। ये जिगसॉ पहेली एक क्रॉस टाइप का खेल होता है, आप देखे होंगे। जिगसॉ पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से बात करती है। और इस तरह के सवाल मैंने पिछले वीडियो में भी था। नीला टुकड़ा कहाँ खोज रही हो? जिगसॉ आप समझते हैं, टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर कोई चित्र बनाना। जैसे बिल्ली का चित्र है, उसको 10 टुकड़ों में बांटा हुआ है, आप उसको जोड़ करके एक बिल्ली का आकृति बनाइए। तो वो अपने से बात की किधर है पता नहीं, नीला वाला किधर है, या नहीं ये तो गाढ़ा रंग का है, या इससे तो जूता बन जाएगा, ये वाला नहीं है ना। तो ये तो क्या कर रही है? तो आप देखिए ये जोर से बोल रही है, भले ही ये जोर से बोल रही है। ये पहाड़ नहीं है, पहाड़ पे मैं चर्चा किया था पिछले वीडियो में, इस बार भी करूँगा जब आएगा क्वेश्चन। तो आत्मकेंद्रित वार्ता नहीं, आत्मकेंद्रित नहीं, ये व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत आता है। ये अपने आप में बात कर रही है, ये आत्मकेंद्रित नहीं है। इसका सही उत्तर हो गया 1। नेक्स्ट है बच्चों को संकेत देना। यहाँ आ गया, मैंने पिछले वीडियो में कहा था, यदि आप देखे होंगे कितने टिकटॉक में दोस्तों लोग किसी राम तुम आओ बोर्ड के पास, शिक्षक ने बुलाया, उसे कहा बताओ 3 और जोड़ 2 कितने होते हैं? तो घूम करके पीछे देखता है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, पीछे देखता है, दोस्त 5 अंगुलियों का इशारा करता है, तो उसे 5 लिखना चाहिए, लेकिन वो समझ नहीं पाता और वहाँ पर पंजे का चित्र बना देता है। तो यहाँ जो पीछे से सपोर्ट किया गया ना, पीछे सहयोग प्रदान किया गया, इसे पाड़ कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पाड़। और इंग्लिश में इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो इस बात को ध्यान रखें, इससे सवाल 100% आते हैं। यानी जब कोई बच्चे नहीं सक रहे हैं, कुछ चीज़ में वो पिछड़ रहे हैं, हम थोड़ा सा हिंट देते हैं उसे, या थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, अरे ऐसे करो ना हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हो गया, हम उसे पाड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? अब ये देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को आप समझ लीजिए पहले। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब होता है यदि चीज़ें बच्चे के सामने हैं तो वो उसके अस्तित्व को मानता है, लेकिन जैसे ही उससे दूर हटा लिया जाता है वो उसके बारे में भूल जाता है, वो उसको नहीं मानता है। जैसे कि अब मैंने किसी बच्चे के सामने रख दिया एक बॉल, देखो बॉल है, और फिर उसी बॉल को छुपा दिया और कहा लो कौवा ले गया, तो वो समझ सही में मान लेता है कि कौवा उसे ले गया है। इसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इनमें से कौन है? 4 ऑप्शन में परिकल्पित, निगनात्मक, तर्क, साध्यात्मक, विचार, संरक्षण, कक्षा समावेशन, आस्थिगत, अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणिता, है ना। आप देखिए संरक्षण, कक्षा समावेशन, तो यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर तो वो तर्क ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, बच्चे चीज़ों को देख रहे हैं, तर्क नहीं कर रहे हैं, 1 नंबर ऑप्शन होगा नहीं।
अब दूसरा हो सकता है, तीसरा भी, चौथा देखते हैं प्रतीकात्मक खेल, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणिता। ये भी नहीं हो सकता। विचारों की अनुत्क्रमणिता का मतलब वो अपने बात को घुमा करके बोल सकता है। जैसे हम कहें कि उसे कहें कि 5 5 10 होता है तो वो कहें नहीं सर 6 4 10 होता है। दीदी की बात को घुमा सकता हो, है ना, वैसा स्थिति नहीं है। यहाँ आस्थिगत अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व ये भी है, और संरक्षण तथा कक्षा समावेशन। इसमें संरक्षण तो वो है, वो चीज़ों को रखना चाहता है, तो संरक्षण तो हो रहा है। कक्षा समावेशन यानी वो अपने आप को चीज़ों के बीच में समावेश कर पाता है, उसे लगता है हाँ है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो ऐसे में इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का 2। अगला देखते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में जीन पियाजे ने क्या। जीन पियाजे का स्कीमा तो सब जानते हैं, इसको आंख मूंद करके स्कीमा लगा दीजिए। जीन पियाजे ने स्कीमा बताया था। स्कीमा पर चर्चा जीन पियाजे का वीडियो आएगा, उस पर मैं करूंगा, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन मतलब जांच कर रहे हैं हम, उसको बच्चे को पहचानना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, तो इसमें मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखते हैं, बच्चों को श्रेणी निश्चित करना नहीं, ये नहीं कर सकते आप। बच्चे को आप बांट नहीं सकते, ये श्रेणी निश्चित नहीं कर सकते। संबंधित अवधारणाओं के बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों प्राप्तांकों के आधार पर नहीं, आप अंकों पर नहीं होता है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण ये कोई मायने नहीं रख रहा है बाल केंद्रित शिक्षा में, और एनसीएफ भी इन सब बातों को नहीं मानता है। तो इसका एक ही ऑप्शन बचा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले अगर आप आकलन कर रहे हैं तो देखिए कि आखिर क्या हो रहा है, उसको क्लियर करना, क्यों नहीं सीख रहे हैं, उसको क्या परेशानी है, उसमें समस्या क्या आ रही है, तो ये सब हम जानना चाहते हैं, यही तो हमारा प्राथमिक उद्देश्य है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। तो देखते हैं बुद्धि के बारे, बुद्धि तो एक निश्चित योग्यता नहीं, बुद्धि तो विशाल है, ये निश्चित कैसे हो सकता है, ये नहीं होगा। अगला, बुद्धि को मानकीकृत के बारे में मैंने कल बताया था कि आप इसे ना माने। मानकीकृत, मॉडल, ऐसा शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं माना गया है सही। अगला है, बुद्धि एक एकात्मक कारक नहीं, बुद्धि के कई कारक, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत भी दिया गया है, त्रिकारक का भी दिया गया है, स्टर्नबर्ग ने दिया है, तो फिर एकात्मक कैसे हो सकता है। बुद्धि बहुआयामी है ना, तो बहुआयामी है और जटिल प्रक्रियाओं या योग्यताओं का एक समूह है, यही वाला सबसे सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर है, बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। अगला देखते हैं, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित करती है, यानी रूही जो है एक बात को कई तरह के समाधान सोचती है, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, तरह तरह के समाधान सोचते हैं। ये तो सृजनात्मक विचार है ना, कल हमने चर्चा किया था अपसारी चिंतन, वही वाला है ये देखिए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी वैसे समूह से बच्चे यदि कम आ रहे हैं या आ भी रहे हैं तो वो भाग नहीं ले रहे हैं, या कोई डिबेट चल रहा है, कोई पढ़ाई हो रही है या कुछ भी हो रही है, अगर ग्रुप में बांट करके चर्चा हो रही है तो उसमें वो बच्चे भाग नहीं रहे, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ऐसे में एक शिक्षक को इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, उसे भाग लाने के लिए क्या करना होगा। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना नहीं, आप कैसे कह सकते हैं, विद्यालय छोड़ने के लिए आप नहीं कह सकते हैं। अगला है, इस स्थिति को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लेना, नहीं तो फिर हमारा दायित्व भी क्या है, हमें इसे सुधारना है ना। इन विद्यालयों से अपनी उपेक्षाओं कम कर देना चाहिए, हम नहीं कर सकते कम, हमें उसे सुधारना है। हम ये नहीं कहते छोड़ो इससे क्या होगा, इससे नहीं होने वाला, ऐसा नहीं कर सकते हम। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। देखिए आप खुद जान जाएंगे यही वाला सही है, अब कुछ सोचना पड़ेगा हमको, नए तरीके लाने होंगे। 14वां क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। यानी अगर समावेशी कक्षा है, सब मिलजुल कर साथ में पढ़ रहे हैं, तो विशिष्ट शैक्षिक योजना, कुछ योजना आप बना रहे हैं बढ़िया वाला, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखते हैं, 1 नंबर, तैयार नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ये तो आप भी कह सकते हैं कि नहीं ये तो गलत है।
कभी कभी तैयार करना चाहिए, कभी कभी नहीं चलता है भाई मेरे, कभी कभी नहीं चलता है, एक दिन का काम थोड़ी है शिक्षा। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, हाँ ये हो सकता है। हतोत्साहित, देखिए ये शब्द जैसे ही मिले आप उसे काट दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। पठन वैफल्य, पठन वैफल्य यानी पढ़ने में समस्या, मैंने इस पर वीडियो दिया है अधिगम विकार के नाम से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाने के बाद आप उसमें जाएं, चैनल को खोल के वीडियो में जाइए आप, और वीडियो में आपको मिलेगा अधिगम विकार करके एक वीडियो, उसे देखिए, आपको सारे प्रकार के विकार समझ में आ जाएंगे। यदि कोई बच्चा धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकता है, इसे पठन वैफल्य कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पर। दूसरा, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति नहीं दे सकते, अशक्त हो या ना हो किसी के प्रति सहानुभूति नहीं दे सकते। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने शिक्षा नीति NEP 2020 पर 2 वीडियो दिए हैं, आप उसे देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देना शुरू कर देना चाहिए। और देने से क्या होगा कि जो अशक्त बच्चे हैं वो कुछ काम सीख लेंगे, कुछ व्यावसायिक शिक्षा देंगे ताकि वो मुख्य धारा में आ सकेंगे। तो इसका सही उत्तर यही वाला है, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से है। कल मैंने इस पर चर्चा किया था। यंत्रवद याद कराना कोई मशीन नहीं है बच्चा, प्रबलन पर केंद्रित है। प्रबलन पर केंद्रित हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन हर समय प्रबलन काम नहीं करता है। अनुबंधन द्वारा अर्जित है, ये भी हर समय काम नहीं करता है। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, हाँ यही हमारा सही उत्तर है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। आगे देखते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजा अनुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कई घटनाएं होती हैं, उसमें बच्चे ने कुछ सिद्धांत बना लिए, सहज है, उसको अनुभूति हुआ, उन्होंने सिद्धांत बना लिए। ऐसे में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए शाहरुख खान ने फेयर हैंडसम का प्रचार दिया, एक बच्चे ने उसे देखा कि ये क्रीम लगाने से गोरा हो जाता है, उन्होंने मन में बैठा लिया, आकर के घर जानते हैं मम्मी ये वाला क्रीम लगाने से गोरा हो जाता है, हमें ये खरीद दीजिए। तो देखिए कितनी सहजता से उन्होंने सिद्धांत बना लिया। तो ऐसे में कोई सिद्धांत आपके पास कोई बच्चा लेकर के आता तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, नहीं करेंगे, वो तो बच्चे हैं ना, तो बच्चे हैं तो वो आप कितना भी मना कीजिए बच्चे चोरी छिपे कर ही लेंगे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बच्चे को दंडित करना। मेरे भाई कितना बार मैं कहूँ, बच्चे को आप मार नहीं सकते हैं, बार बार याद करने के लिए एक सही सिद्धांत के बदल देना चाहिए। कोई सिद्धांत दे दीजिए और बार बार उसको याद कर लो, याद करने से क्या होगा, वो तो होता है रटन तम बन जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रतिकूल प्रमाण देना होगा। कैसे? अब हम उदाहरण लेंगे कि देखो बाबू, ये सब क्रीम वगैरह लगाने से कोई 7 दिन में गोरा नहीं हो जाता, या फेयर हैंडसम लगाने से नहीं हो जाता। अगर ऐसा होता तो मार्केट में कई प्रकार की क्रीम क्यों होते? एक ही क्रीम सब कोई लगाता है, गोरा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बेवकूफ़ बनाने हैं, ये प्रचार है, ये बिजनेस का तरीका है। जब उसे हम कई तरह के प्रमाण देंगे, जो एक केस भी किया गया था फेयर हैंडसम पर, तो वो भी प्रमाण देंगे तो बच्चे को लगेगा नहीं, सही में शिक्षिका या शिक्षक हमें बता रहा है वो सही है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसे जब हम देंगे तो उस सिद्धांत को हम चुनौती दे रहे हैं, और चुनौती दे करके जब हम उसे साबित कर देंगे तो बच्चा उसे ज़रूर मानेगा। जैसे एक बच्चे ने हमसे कहा कि सर यदि आप सांप को मारते हैं ना तो बहुत सारा सांप निकलने लगता है। तो पहली बात तो सांप को मारना नहीं चाहिए, उसे भगा दीजिए। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सांप को मारे तो बहुत सारा सांप आ जाएगा, ये कहाँ तक सच्चाई है?
ऐसा नहीं। उस एक बच्चे ने कहा कि उस आदमी पास नहीं जाइएगा, वो फूंक देगा ना तो आपके पूरा शरीर में घाव हो जाएगा। तो ऐसे में जब तक उसके सामने कुछ ऐसा प्रस्तुत नहीं करेंगे तो वो कि झूठ बोल रहा है, फूंकने से नहीं होता है, तो वो बच्चा नहीं मानेगा, उसको लगेगा नहीं सही में होता है ना। आगे देखते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है और 19वां सवाल है ये, बाल केंद्रित शिक्षा यानी छात्र केंद्रित शिक्षा है ना। तो बाल केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना नहीं, केवल पाठ्य पुस्तक से नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा ये कहता है गणित के विषय में आप उसे कम से कम इतना सिखा दीजिए कि समाज पे इंटरेक्ट कर सके। तो पाठ्य पुस्तक तो बात खत्म है यहाँ। बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, हाँ ये सही हो सकता है। यंत्रबद्ध नहीं, यंत्रबद्ध तो मशीन नहीं है वो जो रट लिया तोता रटनतम। योग्यता के आधार पर वर्गीकृत कर दीजिए, नहीं कर सकते। समावेशी शिक्षा में आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आपको साथ में रखना होगा। यदि बच्चा उस कक्षा में पढ़ना चाहता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चे के अनुभव को प्राथमिकता देना होगा हमें। नेक्स्ट है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या हैं? और ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के क्या हैं? अब आप समझिए, यदि आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। यदि आपकी इच्छा ही नहीं है तो मैं रट के मर जाऊंगा, भूख के मर जाऊंगा, आप नहीं सीखेंगे। तो आपके अंदर संवेग उत्पन्न होना चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। यदि आपके अंदर ये ऐसा संवेग उत्पन्न हो गया मुझे शेर देखना है, तो आप जरूर उसे देखने की इच्छा हो, लेकिन आपके अंदर शेर देखने की इच्छा है और मैं आपको शेर दिखाऊंगा तब अनमने ढंग से उसे देखेंगे। तो ये एक दूसरे से क्या है? अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये स्वतंत्र भी नहीं है, संबंधित भी नहीं है, ये सन्निहित है, एक दूसरे से सन्निहित है। 21वां सवाल, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षा के बारे में, अधिगम के बारे में ये कौन सा सही है? अधिगम पुनर्उत्पादन स्मरण की प्रक्रिया है। देखते हैं अगला, अधिगम यंत्रबद्ध, देखिए फिर आया नहीं यंत्रबद्ध, हमें इसे काट देना है, सीधा काट देना है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, ये भी हो सकता है। अधिगम सक्रिय विनोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया, सक्रिय, ये सबसे सटीक है ना। तो सबसे सटीक है ये सक्रिय। और भी देखते हैं ऑप्शन, हाँ यही तो सही है। और पुनर्उत्पादन स्मरण की प्रक्रिया, नहीं ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सक्रिय विनियोजन, यानी वो सक्रिय भागीदारी को दिखा रहा है। अगला है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? अगर आप उदाहरण दे रहे हैं बच्चों को, स्पष्ट या गैर उदाहरण, तो क्या परिणाम आएगा? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, ये हो सकता है। अगर आप उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, किसी बच्चे के सामने कोई चीज़ सिखा रहे हैं उदाहरण के द्वारा कि ताजमहल इस तरह है, या गिट्टी ला करके उसे सम विषम सिखा रहे हैं, जोड़ बिजोड़ सिखा रहे हैं, तो आप उदाहरण दे रहे हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं तो ये तो प्रभावशाली तरीका हुआ ना। दूसरा है, बच्चों के दिमाग में भ्रांति उत्पन्न करता है? नहीं, भ्रांति कैसे उत्पन्न कर? उदाहरण देने से बच्चे जल्दी सीखते हैं और अच्छे से सीखते हैं। दूसरा बात, अवधारणा को समझने का अभाव, ये भी उल्टा ही बात है, ये नहीं चलेगा। ये है अवधारणा समय के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ज़्यादा केंद्रित करता है। नहीं, इसमें तो प्रक्रिया ऐसा कुछ हो नहीं रहा या कार्य विधि कुछ हो नहीं रही है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ये प्रभावशाली तरीका है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना या दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? यदि आप बच्चे को बार बार पुरस्कार देते हैं तो वो लालची हो जाएंगे। कभी भी अपने बच्चे को, यानी छोटे बच्चे घर में हो तो कभी भी उसे मुद्रा ना दें, यानी पैसा का लालच ना दें। बेटा एक गिलास पानी ला दो, 1 रुपया देंगे, ऐसे अधिकतर परिवारों में होते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आज उसके लिए 1 रुपया मायने रखता है, जब बड़ा होगा तो कहेगा 100 रुपया दीजिए तब 1 गिलास पानी देंगे, या 1000 रुपया दीजिए तब ये काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ऐसा ना करें। पुरस्कार भी कभी कभी गलत हो सकता है, हमेशा सही नहीं होता है। ये बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, बाहरी अभिप्रेरणा है तो कम होती है। देखते हैं आगे, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। और आगे बढ़ते हैं, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
अब बताइए, आप दंड देंगे या पुरस्कार देंगे तो निपुण कैसे होगा बच्चा? ये ऑप्शन को पहले हम काटते हैं, ये कट गया। अगला है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम हो जाएगी, यानी वो सीखेंगे नहीं, वो लालच में रहेंगे। हमें सिर्फ पुरस्कार लेने से मतलब है, क्या पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा कोई मतलब नहीं, रट के पास हो जाएंगे, नंबर ले आएंगे, हमको मिल जाएगा। जिज्ञासा कम हो गया उसका। तो यही जो है सबसे सटीक उत्तर है। एक रामायण में कहा है ना कि बीच का रास्ता हमेशा अच्छा होता है, ना ज़्यादा प्यार अच्छा होता है और ना ज़्यादा नफरत अच्छा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? दंड दीजिएगा, दंड दे सकते हैं आप क्या? कितना बार बताऊं मैं, दंड नहीं दे सकते हैं। दूसरा, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। हाँ, पर्यावरण वैसा, माहौल वैसा है जिसमें सहयोग कर रहे हैं तो अधिगम को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये तो होना ही चाहिए, इस पर तो चैप्टर ही है। निरंतर तुलनात्मक, तुलना कैसे हो सकती है? तुलना हम नहीं कर सकते। तो 2 ऑप्शन हमारा सही हुआ। तो खोजिए 2 और 3 किसमें है? तो इसमें है। नेक्स्ट है, शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर रख सकते हैं? यानी बच्चे जटिल चीज़ों को सीख रहे हैं और अगर हम बार बार उसे ना दिखाएं, उसको ना रिपीट करें तो एक समय आएगा भूल जाएंगे। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि वो ना भूले। तो हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए आप, लेक्चर दे दीजिए, व्याख्यान देकर लेक्चर दीजिएगा तो 1 घंटा में भूल जाएगा। दूसरा है प्रतियोगात्मक अवसरों की व्याख्या। प्रतियोगिता करने से कभी कभी होते हैं जो थोड़ा से कमज़ोर छात्र वो पिछड़ जाते हैं, उन्हें अवसर नहीं मिल पाता है। बार बार यांत्रिक अभ्यास, यानी बार बार कॉपी में दे दीजिए, 50 बार वो लिख लिख के ला रहा है, ऐसा करने से भी नहीं सीखेगा। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करें। हाँ, यही सही है। उसको आप मोटिवेट कर दीजिए, उकसाइए, अरे तुम ही लोग चर्चा करो आपस में, तो देखिए कितनी तरह की बातें निकालेगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? यानी बच्चों को चाहती है शिक्षिका कि वो अपना समस्या समाधान खुद करें और प्रभावशाली तरीके से करें। तो इसके लिए वो क्या कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार नहीं। अगर आप हर कार्य के लिए पुरस्कार देंगे तो वो तो फिर वही तो बात हो गया, वो लालची हो जाएंगे, वो पढ़ाई पर ध्यान कम देंगे। केवल 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 शब्द आ गया, केवल कहा था मैंने, काटिए, केवल आ गया, इसके काट दीजिए। गलत उत्तरों को अस्वीकार करना है एवं दंड करना है, दंड दे किया, इसको भी काटिए, दंड मिल गया, ये काट दीजिए। तो बचा क्या? बच्चों को सहजानुभूत है ना, अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बताओ तुम कोशिश करो, चलो कोशिश करो, ठीक बोला, बताओ, इस तरह करके उसे मोटिवेट करना। उसी पर आधारित विचार मंथन करके और उस पर विचार मंथन कीजिए आप, देखिए वो और अच्छे से सीख जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि और तीव्र विकास? देखिए छोटे बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है बहुत तेजी से बढ़ता है। और ये वाला तो बताने की जरूरत नहीं है कि छोटे बच्चे ही बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। तो पहला अवस्था होता है शिशुवावस्था, जन्म लिया शिशुवावस्था शुरू हो गया। 2 साल के बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था, कितना लंबा हो गया रे, इसको बाड़ी टान रहा है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना शब्दों का। तो बच्चों में ये शिशुवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था ही है, छोटे बच्चे जब बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। विकास परिवर्त है, हाँ परिवर्त है, हम उसे बदल सकते हैं अपने प्रैक्टिस के द्वारा, हम अपने मेहनत के द्वारा विकास में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, ये भी तो सही है। विकास सार्वभौमिक है या तथा सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित नहीं करते हैं, जैसे संस्कृति में आप रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 4, ये वाला सही हुआ। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? बच्चे में जो विभिन्नताएं होती है, तरह तरह, कोई कम होशियार है, कोई ज़्यादा होशियार है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई नए कपड़े पहने, तरह तरह के होते हैं। तो ये जो इसका कारण क्या है, इसका कारण देखते हैं। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति हो सकता है, जन्मजात विशेषताएं,
ये भी हो सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव, ये भी हो सकते हैं। तो सभी तो हो रहे हैं, तो ऐसे में हमको सबसे सटीक खोजना होगा ना। तो आनुवांशिकता का असर तो होता ही है, पर्यावरण का भी असर होता है। तो ऐसे में ये जटिल प्रक्रिया है, आपसी प्रक्रिया है आनुवांशिकता और पर्यावरण की। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सबसे ज़्यादा सटीक है। और आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण? द्वितीयक हम देखते हैं ना। द्वितीयक देखिए, प्राथमिक में होता है परिवार और पड़ोस, परिवार और पड़ोस। द्वितीयक में आ जाता है मीडिया और क्या बोलते हैं स्कूल वगैरह, है कि नहीं। तो हमें यहाँ पर खोजना है द्वितीयक का। तो द्वितीयक क्या हो गया? द्वितीयक हो गया विद्यालय एवं मीडिया। अब ऑप्शन से ही आप देख लीजिए, परिवार प्राथमिक है, पड़ोस भी प्राथमिक है। परिवार प्राथमिक है, ये सेकेंडरी है, तो ये तो हुआ नहीं, एक प्राथमिक तो आ गया। मीडिया सेकेंडरी है और पास पड़ोस प्राथमिक है, तो ये भी हुआ नहीं। तो दोनों हमको बताना था द्वितीयक, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक देखा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे लिए कमेंट करें और एक लाइक जरूर ठोकें। धन्यवाद।